की आलोचना समाप्त किए थे और आलोचना के बाद आज की क्लास में एक छोटा टॉपिक रहेगा पीटीटी का, मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये एक छोटा टॉपिक रहेगा, प्लेट विवर्तनिक विवर्तनिक सिद्धांत। इसका छोटा टॉपिक रहेगा, इसका मतलब तीसरा टॉपिक रहेगा। और इसके साथ आज इसी क्लास में हम लोग भूकंप अर्थक्वेक पढ़ेंगे। मेन टॉपिक होगा हमारा अर्थक्वेक, भूकंप होगा। आज थोड़ा सहज प्रारूप है, बेसिकली हो जाता है। 9:30 आप लोगों को फर्स्ट डे जरूर टाइमिंग हमने बताया था, लेकिन ये 10:15 से क्यों हो रही है लाइन क्लास में? बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक क्या है सब तो पढ़ा दिया हो बेटा पहली क्लास में। 10 से क्लास दिया हूँ तो उस दिन आप लोगों को बल्कि 12 आपका नुकसान हो जाएगा। उस दिन में प्रमाण पढ़ने थे, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं, पर फिर भी पढ़ा देता हूँ। तो हेडिंग दे देंगे पीटीटी के समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाण। ये लास्ट टॉपिक था, इसका कल नहीं हो पाया था समय की कमी के कारण। प्रिया पांडे सर, ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का है या फिजिकल? अरे बेटा फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है प्रिया पांडे, इतनी भी बेसिक बातों में कन्फ्यूजन है। पहले मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन अब बहुत अच्छा लगने लगा। ओके जीतू, चंचल लाइव क्लास बीच में छोड़ने का मन नहीं करता है, टाइम प्रॉब्लम हो जाता है 11:30 पर काम स्टार्ट। अच्छा ओके चंचल, तो बेटा 10-15 मिनट मैनेज करना यथासंभव। तो कोशिश मेरी यही होगी कि 9:45 से क्लास हो जाए, ठीक है। नमस्ते 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 आदित्य शर्मा। ओके बेटा, कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो जाती है इसलिए सिमरन, तो फिर कैसे इसको मैनेज करना होगा बेटा? चलो देखते हैं। सर पीडब्ल्यू से बुक में मिला है वो सही है या इसके अलावा भी पता नहीं बेटा? सही है, सब कुछ सही है। ज्वारीय बल बढ़ जाने से पृथ्वी के घूर्णन में कैसे? अरे कोई भी ताकत बढ़ा दोगे बेटा, कोई भी ताकत बढ़ा दोगे तो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो घूमने थोड़ी देगा, धीरे धीरे रोक देगा। बहुत सरल सी बात है। मेरी क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता, मैं समझ गया आपकी महानता का। सर जी क्लास में मज़ा आ जाता है, शानदार पढ़ाते हो सर आप, बहुत मज़ा आता है। पीडब्ल्यू की बुक सही रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। शुक्रिया मोस्ट वेलकम बेटा। नैन्सी पांडे सर, मैं बेवजह छोटी छोटी ओके कुछ निकल गया, कमेंट्स पढ़ नहीं पाया, चलो परेशान हो जाती हूँ। ओके नैन्सी, तो बंद कर दो, परेशान होना है तो तुम्हारे हाथ में। प्रस्तुत किए गए प्रमाण में सबसे पहला है SLR मेथड। लिखो सभी, सबसे पहला लिखो SLR मेथड। अब ये कुछ चीजें, इसमें 4-5 2-3 चीजें बताएंगे, उनको रटना पड़ेगा आपको। 2-3-4 चीजें SLR का देखो। S हो गया सैटेलाइट, L हो गया लेजर और R हो गया रेंज से रेंजिंग। 3 शब्द हो गया, सैटेलाइट, लेजर एंड रेंजिंग। लिखो फुल फॉर्म आप इनका, सैटेलाइट, लेजर एंड रेंजिंग। रेंज शब्द से बना है रेंजिंग। फिर से बोल रहा हूं, सैटेलाइट, लेजर एंड रेंजिंग। जो सैटेलाइट ऊपर उड़ती हैं, सैटेलाइट से मिले चित्रों के आधार पर दोस्तों ये स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ है कि कोई भी भौगोलिक प्रदेश अधिक समय तक अपने ही स्थान पर अवस्थित नहीं रहता, बल्कि निश्चित रूप से आंशिक ही सही उसका डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका विस्थापन होता है, वो अपने स्थान पर नहीं है। जो 5 साल पहले जिस अवस्थिति में था वहां पर आज नहीं है वो। इसका मतलब है कि प्लेट टेक्टोनिक बात जो कह रही है वो सही कह रही है कि प्लेटों का संचरण आज भी निरंतर हो रहा है। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो लिखो सभी के सभी, लिखो सभी के सभी, लिखो सैटेलाइट, सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त, सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्लेटों में निरंतर गति एक निश्चित दिशा में हो रही है। प्लेटों में निरंतर गति एक निश्चित दिशा में हो रही है, जिसके आधार पर प्लेट सीमाओं का भी निर्धारण किया जाता है। पूर्ण विराम। पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात है बेनी ऑफ जोन से रिलेटेड, बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है, कभी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो शॉर्ट नोट है, बेनी ऑफ जोन, इसको ऐसे कहते हैं बेनी ऑफ। अब बेनी ऑफ जोन क्या है? किसी प्लेट का क्षेप अक्ष है बेटा, ये किसी प्लेट का क्षेप अक्ष है। बेनी ऑफ महोदय ने कहा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ध्यान से, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनके टकराव के सहारे
इनके टकराव के साथ, जैसे मान लो यहाँ पर टक्कर हुई, यहाँ पर टक्कर हुई, तो बोलते हैं इनके टकराव के सहारे यहाँ इस भाग में देखना, जैसे मान लो कि इस बिंदु को हम यहाँ से ऐसा करते हैं और इस बिंदु को यहाँ से, जहाँ से प्लेट का झुकाव हुआ है, तो बोलते हैं इनका टकराव बेसिकली यहाँ आप देखना ये 45 डिग्री पर हो रहा है। और प्लेटों का क्षेपण, या कि आप इसे आगे बढ़ा दोगे, मोटे मोटे तौर पर मान लो कि आपने इसे आगे बढ़ा दिया, इसे आगे बढ़ा दिस वन, ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच गई, ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच गई, तो ये एंगल भी जो बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा। तो ये बेनियॉफ ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्लेटों के ये जो क्षेपण का जोन है, प्लेट सबडक्शन जोन, इसको क्या कहते हैं, ये प्लेट सबडक्शन जोन है, प्लेट सबडक्शन जोन। ये जो प्लेट सबडक्शन जोन है ये हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ, 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ प्राप्त होता है, 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ प्राप्त होगा। और बोलते हैं कि जितनी भी भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखना यहाँ इस 45 डिग्री में सभी भूगर्भिक क्रियाएं, तमाम भूगर्भिक क्रियाएं इसी पर होती हैं। भूगर्भिक क्रियाएं जितनी भी आप कह सकते हैं, भूगर्भिक क्रियाओं में चाहे पर्वत निर्माण कहो, चाहे द्वीप निर्माण कहो, चाहे ज्वालामुखी की बात कहो, भूकंप की बात करो, कुछ भी इसी मंडल पर होता है। और इस मंडल पर होने का मतलब है कि निश्चित रूप से कोई भी परिघटना प्लेट सीमाओं पर टिकी हुई सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, कोई भी परिघटना प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है, प्लेटों के आंतरिक भाग अप्रभावित होते हैं। ये बात अपने इस विषय बिंदु के तहत बेनियॉफ महोदय ने भी पूरी कर दी है। ठीक है ना, ठीक है, तो चलो लिखो, सभी लोग लिखेंगे ध्यान से लिखो। यह बेनियॉफ जोन मतलब यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जिसे पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, यस, जिसे क्षेपण अक्ष भी कहा जाता है, क्षेपण अक्ष भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे। बेनियॉफ महोदय के अनुसार प्लेटों के क्षेपित किनारे लगभग 45 डिग्री, प्लेटों के क्षेपित किनारे लगभग 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। अर्थात यह कोणीय दूरी का मंडल या क्षेपित मंडल, कोणीय दूरी का मंडल या क्षेपित मंडल भूगर्भिक क्रियाओं की अति सक्रियता, क्षेपित मंडल भूगर्भिक क्रियाओं की अति सक्रियता का मंडल है, जहां तमाम भूकंपीय ज्वालामुखीय गतिविधियां घटित होती हैं। पूर्ण विराम लगाओ। इससे प्रमाणित होता है कि भौगोलिक घटनाओं या घटनाओं का संबंध प्लेट सीमाओं से है, ना कि आंतरिक भाग से, पूर्ण विराम। चाहे ज्वालामुखी की बात होगी, भूकंप की बात होगी, पर्वत निर्माण होगा, द्वीप निर्माण होगा, सब यही होगा, पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे हॉट स्पॉट। नेक्स्ट मैं लिखाने जा रहा हूं आपको वोल्केनिक हॉट स्पॉट, ज्वालामुखीय हॉट स्पॉट। वोल्केनिक हॉट स्पॉट। अब वोल्केनिक हॉट स्पॉट कैसे प्रमाणित करते हैं, एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। एग्जांपल, ये बहुत सहज सी बात है बेटे, कोई गहरी बात नहीं है, इसलिए बहुत आराम से समझेंगे। देखो, मान लो कि ये प्रशांत महासागरीय प्लेट थी, थोड़ी देर के लिए प्लेट थी, क्या है भी प्रशांत महासागरीय प्लेट, जानते भी हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब प्रशांत महासागरीय प्लेट के इस स्थान पर दोस्तों पाया जाता है एक ज्वालामुखी, जिसे आप हवाई द्वीप ज्वालामुखी कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? हवाई द्वीप। अब हवाई द्वीप हॉट स्पॉट है, बेसिकली है क्या, हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट क्या होते हैं आपको बताया जाएगा। हवाई द्वीप हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट बेसिकली वैसे ज्वालामुखी होते हैं जो कि अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और उनसे उच्च तापीय मैग्मा का निरंतर उद्गार होता रहता है। अब ये देखा गया कि जिस तरह का मैग्मा हवाई द्वीप पर निकलता है, एकदम पूरी उसी तरह का मैग्मा की एक पहाड़ी यहाँ पर भी पाई गई, यहाँ पर भी मैग्मा की एक पहाड़ी है, पर यहाँ पर ये जो पहाड़ी बनी है, यहाँ पर अब मैग्मा का उद्गार शांत हो चुका है। फिर देखा गया कि यहाँ पर भी एक वैसी पहाड़ी बनी है, ठीक वैसी पहाड़ी बनी है, पर यहाँ पर भी मैग्मा का उद्गार शांत है। फिर देखा गया कि यहाँ पर भी वैसी पहाड़ी बनी है और यहाँ पर भी मैग्मा का उद्गार ठीक वैसे ही है और वो भी शांत है। फिर देखा गया कि यहाँ पर भी एक पहाड़ी बनी है और वैसे ही है, उसमें भी मैग्मा का उद्गार है पर शांत है। मतलब ये देखा गया कि हवाई द्वीप से क्रमशः अगर
नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की ओर जाया जाए, ये जो दिशा है ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की ओर जाया जाए तो ठीक वैसी ही पहाड़ियां मिलती हैं जैसे हवाई द्वीप की है, जैसे हवाई द्वीप की है, समझना। पर आयु में फर्क है, ये तो आज की है, ये आज बन रही है, इसका तो आज चल रहा, प्रेजेंट में चल रही है। ये मोटे तौर पर 5 मिलियन वर्ष पुरानी है, तो ये 10 मिलियन वर्ष पुरानी है, ये 15 मिलियन वर्ष पुरानी है, ये 20 मिलियन वर्ष पुरानी, मतलब 20 मिलियन से ज्यादा पुरानी कोई भी पहाड़ी नहीं है। पर इन पहाड़ियों की एक क्रमिक श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ये आज की थी, ये उसके बाद की, उसके बाद की, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है इससे ये साबित होता है कि ये जो 5 मिलियन वाली पहाड़ी है कभी आज वाले स्थान पर रही होगी, ये जो 10 मिलियन वाली पहाड़ी है कभी आज वाले स्थान पर रही होगी, ये 15 मिलियन वाली पहाड़ी है कभी आज वाले स्थान पर रही होगी, ये जो 20 मिलियन वाली पहाड़ी है कभी आज वाले स्थान पर रही होगी। जैसे जैसे प्लेट खिसकती जा रही है तो प्लेट के खिसकाव के साथ यह इस स्थान से, आज वाले स्थान से दूर जाती जा रही है और इनकी आयु पुरानी होती जा रही है। ये जो हवाई द्वीप है ना, ये भी धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक नई पर्वत, यहाँ पर नया पर्वत निर्मित हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत। तो ये बात प्रमाणित करता है कि बेसिकली हवाई द्वीप हॉट स्पॉट तो स्थिर है, लेकिन इसके ऊपर से चलने वाली प्लेट स्थिर नहीं है, बल्कि वह एक निश्चित दिशा में संचरित हो रही है। तो यह भी प्लेट के संचरण को प्रमाणित करता है, इस तरह से प्रमाणित कर देता है। तो लिखेंगे सभी, बोल सकते हैं, पापा कुमार बोल सकते हैं, लिखें हवाई द्वीप एक हॉट स्पॉट है, हवाई द्वीप एक हॉट स्पॉट है जिससे या जहां से साइबेरिया तक, जिससे साइबेरिया तक समुद्री पहाड़ियों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है, समुद्री पहाड़ियों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है, पूर्ण विराम। यह श्रृंखला उत्तर पश्चिम पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, यह श्रृंखला उत्तर पश्चिम पश्चिम की ओर क्रमशः क्रमशः बढ़ती दूरी के साथ, की ओर क्रमशः बढ़ती दूरी के साथ अधिक आयु वाली हैं, अधिक आयु वाली हैं, आयु वाली हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि, जिससे प्रमाणित होता है कि इनकी उत्पत्ति एक कालखंड विशेष में, इनकी उत्पत्ति एक कालखंड विशेष में हवाई द्वीप हॉटस्पॉट पर हुई होगी, हवाई द्वीप हॉटस्पॉट पर हुई होगी तथा समय के साथ प्लेट संचरण या विस्थापन से, प्लेट संचरण या विस्थापन से क्रमशः दूर होते गए होंगे, दूर होते गए होंगे, पूर्ण विराम। अब अंतिम प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूं। अंतिम प्रमाण चौथे नंबर पर दोस्तों मैं देता हूं JOIDES, ये अंतिम प्रमाण। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ज्वाइंट ओशियनोग्राफर इन्वेस्टिगेशन, ज्वाइंट ओशियनोग्राफर इन्वेस्टिगेशन विद डीप अर्थ सैंपलिंग। ये है दोस्तों ज्वाइंट ओशियनोग्राफर इन्वेस्टिगेशन विद डीप अर्थ सैंपलिंग, ये है दोस्तों, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर यह था कि भूगोलवेत्ताओं ने समुद्री जल की गहराइयों पर एक संयुक्त इन्वेस्टिगेशन किया। 1990 के दशक में भूगोलवेत्ताओं ने समुद्र की गहराइयों में एक संयुक्त अन्वेषण किया और उस अन्वेषण से क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, इस बात को आपको देखना है और वह बातें प्रमाणित करेंगी कि हमारे प्लेटें स्थिर नहीं हैं बल्कि उनका निरंतर संचरण हो रहा है। कैसे? एक चित्र बनाता हूं। चित्र में मोटे मोटे तौर पर हर बात आपको समझ में आती हुई दिखाई देगी। माना कि ये सागरीय पेटी है, इधर की ओर भी ऐसे ही जाएगी, इधर की ओर भी ऐसे जाएगी। ये सागरीय पेटी है, ओशियनिक बेल्ट है, ठीक है। अब ये ओशियनिक बेल्ट है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ मैग्मा का उद्गार हुआ, मैग्मेटिक इरप्शन हुआ, मैग्मेटिक इरप्शन हुआ। अब ये मैग्मेटिक इरप्शन हुआ तो अब इसके बाद क्या क्या प्रमाण मिलते हैं बहुत अच्छे समझने। सागर है, सारा का सारा सागर में डूबा हुआ, हिस्सा ये लो सागर में भी डुबा देते हैं।
तो सबसे पहले जो ये सागर की तली है इसकी आयु निकाली गई, तो इसकी आयु निकाली गई तो माना कि ये वाली चट्टान एक 1 मिलियन वर्ष पुरानी है, तो इधर की भी चट्टान 1 मिलियन वर्ष पुरानी है। फिर इसके बाद ये अगर 5 मिलियन वर्ष पुरानी थी तो इधर की चट्टान भी 5 मिलियन वर्ष पुरानी थी। फिर अगर ये 10 मिलियन वर्ष पुरानी थी तो इधर की भी चट्टान ये 10 मिलियन वर्ष पुरानी थी। अगर ये 15 मिलियन वर्ष पुरानी थी तो इधर की चट्टान भी ये 15 मिलियन वर्ष पुरानी मिली। मतलब ये जो कटक है, कटक के दोनों ओर सागरीय तली की चट्टानों की आयु बराबर है और बराबर दूरी पर है। फिर से बोल रहा हूं, जो अंतःसागरीय कटक बने हैं इनके दोनों ओर चट्टानों की आयु बराबर कालखंड की है और बराबर दूरी पर है। कटक के पास आज की चट्टान प्राप्त होती है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है चट्टानों की आयु भी बढ़ती जाती है और दोनों ओर बराबर आयु बढ़ती है, दोनों ओर बराबर बढ़ती है। केवल ये प्रमाणित नहीं हुआ, दूसरी बात भी प्रमाणित हुई। दूसरी बात ये प्रमाणित हुआ कि अगर इस कालखंड की चुंबकीय धारिता ऐसी है तो इस कालखंड की चुंबकीय धारिता बदल गई, ऐसी हो गई तीर के निशान। इस कालखंड की फिर चुंबकीय धारिता अगर ऐसी तीर का निशान देखेंगे तो इस कालखंड में फिर से बदल गई। मतलब चट्टानों की आयु देखी जाए, चुंबकीय धारिता देखी जाए तो ये दोनों ओर तो समान प्राप्त होती है, दोनों ओर देखते जाएंगे ये दोनों ओर समान प्राप्त होती है, लेकिन आसपास की चट्टानों से भिन्न प्राप्त होती है। इसे आप देखो ध्यान से, ऐसे आप देखो, ऐसे आप देखो, दोनों ओर तो समान पाई जाती है पर आसपास से भिन्न पाई जाती है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि दोनों ओर की चट्टानें उत्पत्ति कालखंड में कटक के समीप एक ही समय पर बनी होंगी। ये जो 1 मिलियन पुरानी चट्टान है इनको दबाओ तो कटक के पास आ जाएंगी, फिर 5 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान है इनको दबाओ तो ये आके कटक के आसपास आ जाएंगे, फिर 10 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान इनको दबाओ तो ये कटक के पास आ जाएंगे, फिर 15 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान इनको भी दबाओ तो ये कटक के आसपास आ जाएंगे। मतलब आज से 15 मिलियन वर्ष पहले इधर की ये चट्टान और इधर की ये चट्टान कटक के पास ही रही होंगी, अर्थात इनकी उत्पत्ति एक ही कालखंड में कटक के पास रही होगी। ये बीच से टूटकर दो भिन्न दिशाओं में गई होंगी, इसलिए इनकी चुंबकीय धारिता समान है और आयु समान है। ये तीर का निशान चुंबकीय धारिता बताता है, जिधर तीर लगा होता है वो होता है चुंबक का नॉर्थ और जिधर डंडी बस होती है वो होता है चुंबक का साउथ, ऐसा होता है। आगे एक और प्रमाण प्राप्त हुआ कि कटक के पास इन्होंने देखा कि जो सागरीय अवसाद बहुत पतले हैं। कटक के पास सागरीय जो अवसाद है, क्योंकि नया नया अवसाद है तो बहुत पतला है, बहुत ज्यादा नहीं मोटा हो पाया। लेकिन जैसे जैसे कटक से दूर जाते जाते हैं, इधर की ओर आएंगे तो बेसिकली ट्रेंच प्राप्त होंगे किनारों पर, तो जैसे जैसे कटक से दूर जाते जाते हैं ये जो अवसाद है अवसादों की मोटाई बढ़ती जाती है और अवसादों की आयु भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये बात प्रमाणित होती है कि ये अवसाद पुराने हैं, अधिक मोटाई के हैं, अधिक आयु के हैं, है ना। तो ये प्रमाणित कर देता है कि हमारे सागर की तली स्थिर नहीं है बल्कि उसका प्रसरण हो रहा है, और सागर की तली भी कहीं और नहीं बल्कि प्लेट में ही अवस्थित है। बल्कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है कि चाहे बात सागर की हो चाहे महाद्वीप की हो, सब कहां अवस्थित है, प्लेट में ही अवस्थित है। तो प्लेट में अवस्थित होने के कारण इनके साथ भी ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ज्वाइड्स को जो जानकारी प्राप्त हुई इसके माध्यम से इन्होंने ये बात प्रमाणित कर दिया कि प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि प्लेटों का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं? इस तरह से दोस्तों इन सब ने प्रमाणित किया। चित्र बनाते चलेंगे, ये चित्र अपने आप में सोने में सुहागा है, ध्यान रखना है ये सारे चित्र। फुल फॉर्म लिख लिया है, भाषा लिखाते हैं, लिखो यह महाभियान 15 मिलियन से ज्यादा, अधिकतम 20 मिलियन तक बेटा, सुप्रिया ठीक है। लिखो यह महाभियान 1990 के दशक में 1990 के दशक में प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों को प्रकट करता है। जैसे नंबर 1, कटकों के समीप नवीन बेसाल्टिक चट्टानों का पाया जाना एवं दूरी के साथ बढ़ती आयु की चट्टानें कटकों के दोनों ओर, ठीक है पहली बात। दूसरी बात लिखें, चट्टानों की चुंबकीय धारिता कटकों के साथ समान, परंतु कटक के दोनों ओर चुंबकीय धारिता कटकों के पास समान, लेकिन कटक के दोनों ओर एक दूसरे से विपरीत होने पर भी, कटक से दोनों ओर एक दूसरे से विपरीत होने पर भी समान कालखंड की होना है, कुछ भी होना। तो नेक्स्ट समुद्री अवसादों की मात्रा कटकों के पास न्यून मतलब अल्प प्राप्त होती है, जबकि कटकों से बढ़ती दूरी के साथ
कटकों से बढ़ती दूरी के साथ अधिक प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है। एक और बिंदु लिख लो, एक और बिंदु लिखो। कटकों के शीर्ष, कटकों के शीर्ष में उपस्थित केंद्रीय भ्रंश घाटी, एकदम कटकों का शीर्ष ऐसा खुला हुआ होगा। कटकों के शीर्ष में उपस्थित, देखो इसमें भी खुला ही हमने बनाया। कटकों के शीर्ष में उपस्थित केंद्रीय भ्रंश घाटी, घाटी तनाव मूलक शक्ति का परिचायक है, तनाव मूलक शक्ति का परिचायक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, बात समाप्त, बात समाप्त। तो यह था दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थक्वेक, भूकंप। फ्रेश हेडिंग देंगे, भूकंप। परिभाषा, फिर आता है भूकंपीय तरंगे, फिर आता है भूकंप छाया क्षेत्र, फिर आता है तरंगों का मापन, मापन के पैमाने, मापन के पैमाने, फिर लिखता हूं भूकंप के कारण, और फिर भूकंप के परिणाम। इतने बिंदु पढ़ना। तो ये 3 पॉइंट्स, या इधर से कह दो, ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, पढ़ा जा चुका है। आपके मन में होगा कहाँ पढ़ा है, तो लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक जब अभी हमने पढ़ाया है, तो उसमें आंतरिक संरचना को जानने के प्रमाण पढ़ रहे थे, आंतरिक संरचना को जानने के प्रमाण पढ़ रहे थे, उन्हें कर लिया। जितेंद्र सैनी कल आलोचना हो चुके, ठीक है। प्राचीलोधी, तनाव मतलब खिंचाव बल, अपसारी बल, ठीक है। सब हो चुका है, विकास छाया क्षेत्र भी हो चुका है, सब हो चुका है। तुम्हें याद नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूं बेटा। तुम्हारी मर्जी प्रतीक्षा, सब पढ़ा दिया। ये 4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 टॉपिक, और चारों बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं हुआ है तो मैं भी करवा भी दूंगा, ठीक है। जो होगा पा रहे हैं उनको भूकंप छाया क्षेत्र तो याद नहीं होगा, तो छाया क्षेत्र तो मैं बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आपको ये 3-4 बिंदु पढ़ाता हूँ, बाद में मतलब आज ही की क्लास में, पर पहले सबसे पहले इनको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहां से शुरू करते हैं, ठीक। तो सभी लोग हेडिंग देंगे, लिखिए भूकंपीय तरंगों का मापन। चलिए शुरू यहां से करिए। छाया क्षेत्र आज की कक्षा में लास्ट में बताएंगे, आज की क्लास में लिखो भूकंपीय तरंगों का मापन, ठीक है। मापन के संदर्भ में सभी के सभी बच्चे लिखेंगे, लिखे इनका मापन, इनका मापन भूकंप लेखी या इंग्लिश में सीस्मोग्राफ नामक यंत्र, नामक यंत्र से किया जाता है। एक लाइन की बात है, इनका मापन भूकंप लेखी, क्या हो गया ये, सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। ये इनके मापन के लिए एकमात्र दोस्तों उपकरण ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये पढ़ गया। तो अब मापन के पैमाने कितने हैं, तो मापन के पैमानों के संदर्भ में दोस्तों याद रखना, हेडिंग देंगे सबसे पहले भूकंपीय तरंगों के मापन के पैमाने, भूकंपीय तरंगों के मापन के पैमाने। अब यहां पर हम 2 प्रकार के पैमानों का प्रयोग करेंगे, 2 प्रकार के। सबसे पहला आप लिखेंगे रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाने का उपयोग करेंगे सबसे पहला, रिक्टर पैमाना। दूसरा मरकली होता है, पर पहले हम रिक्टर की बात करें, रिक्टर की बात करें, ठीक है। तो रिक्टर पैमाना, अब इस पैमाने के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखना। फैक्ट है दोस्तों, कांसेप्ट नहीं है, फैक्ट है, सीधा सीधा फैक्ट है। तो फैक्ट इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में लिखना है। लिखो इस पैमाने के माध्यम से, इस पैमाने के माध्यम से भूकंप के परिमाण का मापन, भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है। इस पैमाने के माध्यम से, माध्यम से भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है। भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है। आगे की लाइन जरूर लिखेंगे, तीव्रता का नहीं,
ध्यान रखना, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता नहीं मापते। आप डेली न्यूज सुनते हैं कि यहाँ पर एपिसेंटर रहा और रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता का भूकंप आया, पर बात गलत है। इसमें परिमाण का मापन करते हैं, तीव्रता का नहीं। लेकिन जहां परिमाण क्या है, तो लिखें जहां परिमाण से आशय, परिमाण इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, जहां परिमाण से आशय मुक्त ऊर्जा की मात्रा, परिमाण से आशय मुक्त ऊर्जा की मात्रा से है, परिमाण से आशय मुक्त ऊर्जा की मात्रा से है। कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, परिमाण से आशय क्या है, क्या कि ऊर्जा कितनी मुक्त हुई है ना, ये कहलाता है। हर चीज ऊर्जा ही तो है, मैंने बताया था कि ऊर्जा तरंगे होती हैं, ये प्रघाती तरंगे, ताकि उस तरंग में ऊर्जा कितनी है ये बताता है रिक्टर पैमाना, ये बताता है रिक्टर पैमाना। क्लियर हो गया मेरी बात कि नहीं? मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा से है, पूर्ण विराम लगाए, लिखे इस ऊर्जा को लॉगरिथम पैमाने पर, लॉग स्केल, लॉगरिथम पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। ये सब फैक्ट है दोस्तों, ये सब फैक्ट है। लॉगरिथम 10वीं क्लास में आप लोगों ने लॉग टेबल पढ़ा होगा। लॉगरिथम पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, मतलब भी लिखाऊंगा इसका, अर्थात पैमाने की प्रत्येक इकाई पर बढ़ने से, लॉगरिथम का मतलब क्या हुआ, पैमाने की प्रत्येक इकाई पर बढ़ने से मुक्त ऊर्जा की मात्रा 10 गुना, मुक्त ऊर्जा की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। मुक्त ऊर्जा की मात्रा कितने गुना बढ़ जाती है? 10 गुना बढ़ जाती है। मुक्त ऊर्जा की मात्रा 10 गुना, 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। मुक्त ऊर्जा की मात्रा 10 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूं कि मान लो कि हमने कहा कि आज इस स्थान पर हम लोग 5 परिमाण का भूकंप आया। अब मान लेते हैं कि 5 परिमाण में 1000 किलो टन टीएनटी विस्फोटक के बराबर ऊर्जा मुक्त हुई। फिर से इस पैमाने पर हमने बताया कि मान लो कि 5 तीव्रता या परिमाण का भूकंप आया, जो भी बोले, और मान लेते हैं कि 1000 किलो टन टीएनटी विस्फोट के बराबर ऊर्जा मुक्त हुई। तो जैसे हम बात करेंगे कि 6 पैमाने पर आया, तो 6 का मतलब ये नहीं होगा कि 2000 किलो टन, बल्कि सीधा हो जाएगा 10,000 किलो टन विस्फोटक के विस्फोट के बराबर ऊर्जा मुक्त हुई। ऐसे जब 7 की बात करेंगे तो फिर वो 10,000 की जगह 20,000 नहीं होगा, बल्कि वो कितना हो जाएगा, 100 सीधे हो जाएगा। 100,000 किलो टन टीएनटी विस्फोट के बराबर ऊर्जा मुक्त हुई। आनंद कुमार लिट जी, जो आज्ञा मेरे आका, आप जो आज्ञा दोगे वही तो करना पड़ेगा। बताओ, अब आप जैसे आका क्लास में हो तो क्या करें, हम जैसे गुलाम तो वही करेंगे ना जो आप कहोगे। तो वो शर्म नहीं आती है ना, अच्छे से पढ़ाए यार, एक पूरी क्लास पढ़ाए हैं। पहले की बात, पूरी एक क्लास पढ़ाए, क्या शानदार बातें बताए थे, और फिर से दोबारा वही शुरू से पढ़ाए। ओके, अब आगे बात करते हैं, कुछ बच्चों ने पूछा है टीएनटी क्या है, तो टीएनटी है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। ये एक विस्फोटक है, विस्फोटक के विस्फोट से ऊर्जा मुक्त होती है, विस्फोटक के विस्फोट से ऊर्जा मुक्त होती है। तो तुलना बेसिकली इससे कैसे कितनी ऊर्जा मुक्त हुई उससे तुलना कर देते हैं, इससे उसकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने यही लिखा है कि इसका मापन बेसिकली लॉग पैमाने पर होता है, अर्थात प्रत्येक इकाई बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा दुगनी नहीं बल्कि कितने गुनी बढ़ जाती है, 10 गुनी बढ़ जाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, अब एक बात और इसमें लिखना है, अब इस पैमाने की एक और विशेषता लिखना है। लिखो, यह एक खुला पैमाना, ओपन एंडेड कहते हैं इसे, यह एक खुला पैमाना। जैसे आप अपने घर में भी जो स्केल यूज करते हैं दोस्तों, जैसे आपने एक स्केल यूज की, तो ऐसा ऐसा आप आंकड़े देखते होंगे, आप ऐसे देखते होंगे 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 देखते होंगे आप, ऐसा पैमाना देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं? तो ऐसे पैमाने जिनका एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। क्या होता है दोस्तों? लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है, उसको कहते हैं परास, रेंज। पैमाना जो यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचता है उसको कहते हैं हिंदी में परास, और इंग्लिश में कहते हैं रेंज। किसी भी पैमाने की अपनी रेंज होती है, और ये जो यहाँ की जो इकाई होती है, मान लो 0, तो इसको लोअर लिमिट कहते हैं, यहाँ मान लो 5 है तो इसको अपर लिमिट कहते हैं। पर ये एक ओपन एंडेड स्केल है। ओपन एंडेड स्केल का मतलब क्या है? खुला पैमाना है, जिसकी लोअर लिमिट तो दी गई होती है लेकिन इसमें अपर लिमिट मेंशन ही नहीं होती है। क्या लिखा आपने? यह एक खुला पैमाना है, खुला पैमाना है, पैमाना मतलब स्केल, पैमाना मतलब दारू वाला पैमाना नहीं, ठीक है? खुला पैमाना है जिसका लोअर लिमिट मतलब जिसका निम्न परास तो शून्य प्राप्त होता है, जिसका निम्न परास तो शून्य प्राप्त होता है, परंतु अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा अंकित नहीं की गई होती है, अंकित नहीं की गई होती है, अपर लिमिट इसकी मेंशन की ही नहीं गई होती, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? खुला पैमाना कहते हैं। पूर्ण विराम, अपर लिमिट अंकित नहीं की गई होती, पूर्ण विराम। लिखो, क्योंकि किसी भी स्थान पर अधिकतम 9 परिमाण वाले
अधिकतम 9 परिमाण वाले भूकंप प्राप्त हुए हैं। भूकंप प्राप्त हुए हैं, जितने पॉसिबल नहीं है बेटा, ये आकस्मिक घटना है ना, भूकंप प्राप्त हुए हैं। इसीलिए कई बार ऐसा मान लिया जाता है, कई बार ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि इसकी ऊपरी सीमा, इसकी ऊपरी सीमा 9 होती है, 9, इसकी ऊपरी सीमा 9 होती है, पर ऐसा है नहीं। याद रखना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपर लिमिट इसकी 9 नहीं होती, बल्कि ये ओपन एंडेड स्केल है, पूर्ण विराम। तो ये पहला हो गया रिक्टर पैमाना। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा जो स्केल यूज होता है उसको कहते हैं मर्केली। तो लिखो सभी मर्केली पैमाना। कई जगह इसको मर्शेली लिखा रहेगा, एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन का केवल फर्क है। मर्केली पैमाना दूसरा पैमाना ये यूज करते हैं, मर्केली पैमाना। ठीक है, तो अब इस पैमाने पर भूकंप का क्या नापते हैं? तो लिखें, इस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन, इस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, परिमाण का नहीं। इसमें परिमाण नहीं मापा जाता, परिमाण का नहीं, तीव्रता का मापन किया जाता है, परिमाण। तो तीव्रता क्या है यहां पर? तीव्रता क्या, तो क्या लिखोगे? जहां तीव्रता का अर्थ है, जहां तीव्रता का अर्थ है प्रत्येक इकाई पर प्राप्त, जहां तीव्रता का अर्थ है प्रत्येक इकाई पर प्राप्त विनाशकता की दर, जहां तीव्रता का अर्थ है प्रत्येक इकाई पर प्राप्त विनाशकता की दर, अर्थात भूकंप में हुए विनाश की मात्रा, भूकंप में हुए विनाश की मात्रा। ठीक है ना? अब देखो इसको कैसे व्यक्त करते हैं। विनाश की मात्रा लिखना नहीं है आपको, जैसे उसको समझाया था वैसे ही देखो। जैसे मान लो कि इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, इसकी जो रेंज होती है ये बेसिकली प्राप्त होती है 1 to 12 तक प्राप्त होती है, लैटिन में लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 5 तीव्रता का भूकंप आया, तो केवल ये हल्का सा महसूस होगा, हल्का सा महसूस, मतलब विनाश नहीं हुआ। अब मान लीजिए 6 तीव्रता का आया, तो सभी ने महसूस किया, सभी को महसूस हुआ। अब मान लीजिए 7 तीव्रता का भूकंप आया, भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, हाँ वहां भगदड़ मच गई, लोग घरों से निकलने लगेंगे। 8 तीव्रता का भूकंप आया, भवनों में दरारें आने लगी, 9 तीव्रता का भूकंप आया, 9 तीव्रता का भूकंप आया, भवन ध्वस्त होने लगे, धरती में दरारें आने लगी, धरती में कहीं दरारें आ रही हैं, कहीं पर वलन आने लगे हैं। 10 तीव्रता का भूकंप आया, भवन ध्वस्त, धरती में दरार और वलन इतना बढ़ गया कि चाहू ओर मतलब हर तरफ तबाही एवं तबाही का मंजर नजर आता है। प्रकृति काल कवलित नजर आती है, प्रकृति काल रूप नजर आती है। जब इस प्रकार से दोस्तों हम बातों को व्यक्त करते हैं तो इसको कहते हैं तीव्रता। मतलब कितनी समस्या हुई है उस समस्या को व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा दोस्तों? यहाँ पर विनाशकता की दर या तीव्रता कहलाएगी। पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे यहाँ इसी के बारे में कि यह एक बंद पैमाना है, ये खुला नहीं है, यह एक बंद पैमाना है जिसकी रेंज कितनी प्राप्त होती है? 1, जिसकी रेंज 1 to 12, 1 से 12 प्राप्त होती है। यह एक बंद पैमाना है जिसकी रेंज 1 से 12 प्राप्त होती है। पूर्ण विराम। तो यह है मर्केली पैमाना और एक उधर था। अब आगे एक बात लिखना है, नोट करके लिखें। नोट में लिखेंगे, एक ही नोट लिखना है, क्योंकि भूकंप में प्राप्त विनाश, क्योंकि भूकंप में प्राप्त विनाश मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा, भूकंप में प्राप्त विनाश मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा पर ही निर्भर करता है, इसलिए अक्सर भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर ही बोल दी जाती है। समाचारों में हमेशा सुनेंगे, बोल दी जाती है, जो कि उचित नहीं है। गलत तो नहीं है पर उचित नहीं है, जो कि उचित नहीं है। पूर्ण विराम। तो यह है दोस्तों भूकंपीय तरंगों के मापन के पैमाने, ये स्केल्स है। अब स्केल्स के बाद बारी आती है कि भूकंप के कारण क्या है, किन कारणों से भूकंप आता है। तो लिखिए कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। अब भूकंप के कारणों की जब बात आती है, कारण के संदर्भ में हम 2 प्रकार से इन्हें वर्ग बना देते हैं, फ्लो चार्ट में लेंगे। भूकंप के कारण का एक तरफ तो प्राकृतिक कारण होंगे
और एक तरफ मानवीय कारण होंगे, एक तरफ मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों में सबसे सरल क्रिया है प्लेट विवर्तन क्रिया, इससे भूकंप आते हैं। दूसरे नंबर पर ज्वालामुखी क्रिया है, इससे भूकंप आते हैं। तीसरे नंबर पर है आंतरिक भूतापीय ऊर्जा की हलचल, इससे भी भूकंप आते हैं। आगे आगे उल्कापात हो जाए, बड़ा सा उल्का पिंड धरती से टकरा जाए तो भी भूकंप आएगा। प्रचुर मात्रा में दोस्तों भूस्खलन हो जाए, भूस्खलन हो जाए, भूस्खलन हो जाए तब भी भूकंप आएगा। फिर आगे बात करते हैं, प्रचुर मात्रा में भूस्खलन हो जाए तब भी भूकंप आता। तो लास्ट बात समस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो जाए, समस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाए तब भी भूकंप आता है। तो इनमें से प्लेट विवर्तनिक क्रिया अभी पढ़ लिया, ज्वालामुखी आप पढ़ते ही हो कि ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप आएगा। आंतरिक ऊर्जा का निष्कासन हमने पढ़ा ही दिया, आंतरिक हलचलों में कैसे होता है, पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर पढ़ाया कि प्री कैम्ब्रियन हलचल हुई, कैलेडोनियन हलचल हुई, हलचलों में उल्कापिंड गिरता है। यार घर में थाली एक बड़ी सी गिर जाए ना किचन में तो भूकंप आ जाता है। तो उल्कापात एवं भूस्खलन में तो छोटे क्षेत्र पर ही चाहिए भूकंप आता है। समस्थितिक असंतुलन आपको समझाते हैं, समस्थितिक असंतुलन समझाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है मानवीय की। तो मानवीय कारणों में सबसे पहला कारण है खनन प्रेरित भूकंप, माइनिंग एक्टिविटी जो होती है, खनन प्रेरित भूकंप। दूसरे नंबर पर आता है विस्फोट प्रेरित भूकंप। और तीसरे नंबर पर होता है बांध प्रेरित भूकंप, डैम इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। और बांध प्रेरित भूकंप के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, इलास्टिक रिबाउंड इंग्लिश में कहते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्चलन प्रेरित भूकंप। तो भूकंप के इतने कारण संभावित हैं बेटा, जीवन में भी भूकंप आता है, भूकंप के इतने संभावित कारण हैं, देखते चलेंगे। ये तमाम भूकंप के संभावित कारण हैं। बहुत सरल और सहज टॉपिक है। इसमें सबसे जटिल या सबसे टेक्निकल भूकंपीय तरंगे ही थी जिसे आप लोगों ने पढ़ रखा है मुझसे। अब इधर प्लेट विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी था, आंतरिक भूतापीय ऊर्जा, उल्कापात, भूस्खलन, इनसे भूकंप आता है। कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू करना यहाँ पर समस्थितिक असंतुलन से, फिर इधर की बातें करनी है। बढ़े आगे तो सभी लिखे आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस। इसे अगला इसके बाद ज्वालामुखी चैप्टर बेटा, ज्वालामुखी इसके बाद का चैप्टर ही आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, चल। तो ये आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस, समस्थितिक असंतुलन क्या है, एक चित्र से बहुत अच्छे समझ में आएगा, एक चित्र से बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, माना कि ये कोई एक भूखंड की अवस्थिति है। भूखंड की अवस्थिति में एक तरफ आप जानते हैं महाद्वीपीय अवस्थिति है और एक तरफ सागरीय द्रोणियां हैं। सागरीय द्रोणियां है इसका मतलब कि जल से ढकी हुई है, ये जल से ढकी हुई है। सागरीय द्रोणियों के बारे में आप ये भी जानते हैं बेसाल्ट जैसे भारी खनिज से निर्मित है, तो ये ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट जैसे हल्के खनिजों से निर्मित है। महाद्वीप हल्के खनिजों से निर्मित है, जबकि सागरीय द्रोणियां तली भारी खनिजों की बनी हुई है। इनकी बात हमने की कि ग्रेनाइट से बनी है या एंडीसाइट से बनी है, बट ये बेसाल्ट से बनी, सब पढ़ चुके हो आप। नीचे यहां पर पाया जाता है आधा मंडल सबस्ट्रेटम, जिसे आप दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये दुर्बलता मंडल की अवस्थिति है। ये सागरीय तली की बात करूं या महाद्वीपीय खंडों की बात करूं, ये सभी के सभी बेसिकली इसी सबस्ट्रेटम या दुर्बलता मंडल पर फ्लोट कर रहे होते हैं। फ्लोट करते हुए इनमें संतुलन की स्थिति बनी होती है। ये अभी संतुलन की स्थिति, ये आधा मंडल कहलाता है। बेसिकली इसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं इंग्लिश में, ये कहलाता है सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम आधा मंडल, या इसी को आप अस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये भूपटल हो गया। तो कुल मिलाकर समस्थितिक संतुलन वह दशा है जिसमें भूपटल के महाद्वीप या सागरीय द्रोणियां सबस्ट्रेटम पर संतुलन की स्थिति बनाए होती हैं। ठीक उस तरह जैसे लकड़ी के भिन्न भिन्न आकार के टुकड़े आप डाल दो या भिन्न भिन्न घनत्व वाले टुकड़े डाल दो, कुछ भारी घनत्व की लकड़ियां, कुछ हल्के घनत्व की लकड़ियां, वो तैरती हुई पानी में अपनी एक अवस्थिति को मेंटेन कर लेती हैं। तो तैरती हुई जब लकड़ियां अपनी अवस्थिति को मेंटेन कर ले, उसको कहते हैं समस्थितिकी। ठीक उसी तरह भूखंड भी अपने समस्थितिकी को, भूखंड, कोई भी भूखंड अपनी समस्थितिकी को बनाए रखते हैं इस दुर्बलता मंडल में या आधा मंडल में, इंग्लिश में सबस्ट्रेटम में बनाए रखते हैं।
अगर दोस्तों मान लो कि बारिश आदि हुई, मान लो बारिश हुई या कुछ भी गुरुत्वीय बल लगा, कुछ भी लगा, तो उसके प्रभाव से मान लो कि महाद्वीपीय भूद्रव्यमान का अपर्दन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? अपर्दन हुआ। और अपर्दन में आप जानते हैं पदार्थ एक स्थान से हट के दूसरे स्थान जाता है। तो ये अपर्दित पदार्थ यहाँ आएगा और यहाँ डिपॉजिटेड होगा, यहाँ निक्षेपित हो जाएगा। दोस्तों ये अपर्दित पदार्थ का यहाँ पर हुआ डिपॉजिशन, यहाँ पर क्या हुआ? निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, जमा हुआ, निक्षेपण हुआ। ये पदार्थ जो यहाँ से हटकर आया वो यहाँ पर जमा हुआ। जब जैसे यहाँ पर जमा हुआ तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ हुई भार वृद्धि, यहाँ पर होगी भार वृद्धि, और ये इसका भार कमी आएगा। यहाँ तो भार वृद्धि हुई पर यहाँ भार में क्या हुई? भार में कमी हुई। एक जगह भार में कमी हो गई और एक जगह भार में वृद्धि हो गई, तो उत्पन्न हो गया असंतुलन। ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न हो गया दोस्तों? असंतुलन। अब इस असंतुलन की दशा में जैसे भार वृद्धि होगी तो यहाँ का जो मैग्मा है वह धीरे 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 यहाँ अवतलित होने लगेगा। भार वृद्धि से ये प्लेट भी है, इसका धसाव होने लगेगा, जिसको सबसिस्टेंस कहते हैं। इसका धसाव होगा, ये नीचे की ओर धंसने लगेगी। जो अभी तक स्थिर थी, जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो पानी में तैर रहा है, उस लकड़ी के टुकड़े में जाकर आप बैठ जाइए तो नीचे डूबने लगेगा, है ना। तो ये धसाव होता है। धसाव की दशा में यहाँ सबस्ट्रेटम का मैग्मा धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। तो दूसरी तरफ जब इसके भार में कमी आई तो इसके भार में कमी से यहाँ पर मैग्मा का उत्थान होता है। वहां पर धसाव हुआ है तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर मैग्मा का उत्थान हो रहा है संतुलन के उद्देश्य से। और यहाँ पर इस धसाव क्षेत्र से ध्यान रखना, इस धसाव क्षेत्र से उत्थान क्षेत्र की ओर मैग्मा का अंतः प्रवाह शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं आप अंतः प्रवाह। मैग्मा का क्या शुरू हो जाता है? अंतः प्रवाह शुरू हो जाता है। और अंतः प्रवाह के माध्यम से मैग्मा पुनः इसे संतुलित करने का प्रयास करता है। लेकिन जब एक तरफ धसाव एवं एक तरफ उत्थान होता है तो धसाव एवं उत्थान के क्रम में उत्पन्न हलचल भूकंप पैदा कर देती है। धसाव एवं उत्थान के क्रम में जो उत्पन्न हलचल होती है बेसिकली दोस्तों यही क्या पैदा कर देती है? भूकंप पैदा कर देती है। इसे ही कहते हैं समस्थितिक असंतुलन प्रेरित भूकंप। समस्थितिक असंतुलन प्रेरित भूकंप ये घटना कहलाती है। बढ़िया चित्र बनाओ। बन गया। तो अब कुछ भाषा लिखा दो एक पैराग्राफ की। लिखो, भूपटल पर अवस्थित महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियां, क्या लिखेंगे सभी? भूपटल पर अवस्थित महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियां अधः मंडल या दुर्बलता मंडल में समस्थितिक संतुलन की दशा बनाए रखते हैं। समस्थितिक संतुलन की दशा बनाए रखते हैं। अब संतुलन बना रहा, ओके। अब आगे देखेंगे। लेकिन महाद्वीपीय अपर्दन एवं सागरीय निक्षेपण, महाद्वीपों का अपर्दन हुआ, सागर में निक्षेपण हुआ। महाद्वीपीय अपर्दन एवं सागरीय निक्षेपण से महाद्वीपों के भार में कमी एवं सागरीय द्रोणियों के भार में वृद्धि, के कारण यह संतुलन की दशा बिगड़ जाती है। जिसे समस्थितिक असंतुलन कहा जाता है। समस्थितिक असंतुलन कहा जाता है। प्रियांशु कोई बात नहीं है बेटा। प्रियांशु, एक भूगोल के शिक्षक ने मुझे डांट दिए कहकर कि महासागर में सीमा की मात्रा अधिक होती। ठीक बोला है उन्होंने, गलत क्या बोला? सही तो बोला था। महासागरीय क्षेत्र में, महासागरीय तली के नीचे सीमा ज्यादा मोटा है। उन्होंने गलत तो नहीं कहा। महासागरीय तली के नीचे सीमा अधिक होता है बेटा, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ओके। असंतुलन पैदा हो गया। लिखिए, इस असंतुलन की दशा में उत्पन्न हलचल, ही समस्थितिक असंतुलन प्रेरित भूकंप कहलाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। पूर्ण विराम।
अब बढ़ो आगे, अब बढ़े आगे। अब इधर की ओर वाली बात में बढ़ेंगे, खनन प्रेरित भूकंप एवं विस्फोट प्रेरित भूकंप। ये भी बहुत सरल है दोस्तों। तो खनन प्रेरित भूकंप लिखिए सभी, हेडिंग दीजिए। कैसे लिखेंगे? लिखिए खनन प्रक्रिया से वृहद मात्रा में भूद्रव्यमान एक स्थान से उठाकर, खनन प्रक्रिया से भूद्रव्यमान एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। एक स्थान से उठाएंगे, दूसरे स्थान पर ले जाकर स्टोर कर देंगे, दूसरे स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। अर्थात यह प्रक्रिया भी अंतरमहाद्वीपीय, अंतरा लिखेंगे, अंतरा महाद्वीपीय असंतुलन पैदा करती है, जिसके प्रभाव से भूकंपीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा लिखो, जिसके प्रभाव से भूकंपीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पूर्णविराम। फिर लिखे पुनः खनन क्रियाओं में डायनामाइट जैसे विस्फोटकों का प्रयोग होता है। खनन क्रियाओं में डायनामाइट जैसे विस्फोटकों का प्रयोग होता है। डायनामाइट जैसे विस्फोटकों का प्रयोग होता है, जिनसे निकली प्रघाती तरंगें, जब भी विस्फोट होगा तो शॉक वेव निकलेंगे, प्रघाती तरंगें निकलेंगी। कुल मिलाकर विस्फोट से जो तरंग निकलती है उसको मान लो कि प्रघाती तरंग है, जिससे निकली प्रघाती तरंगें भूपर्पटी में कंपन पैदा कर देती हैं। भूपर्पटी में कंपन पैदा कर देती हैं। पूर्ण विराम। वैसा ही है, विस्फोट प्रेरित भूकंप भी वही है। चाहे आप एटम बम फोड़ दो, चाहे कोई बम फोड़ दो, विस्फोट से प्रघाती तरंग निकलेगी और कंपन पैदा करेगा, वो बात एक ही है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, बांध प्रेरित भूकंप, डैम इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। बांध प्रेरित भूकंप, डैम इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। इसी के साथ हम बात करेंगे इलास्टिक रिबाउंड की। इलास्टिक रिबाउंड सिस्मिक, प्रत्यास्थ चलन भूकंप। ठीक है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन भूकंप की बात करेंगे। बड़ा सरल सा है, पर आपको समझना तो होगा। मान लो कि यहां कोई एक नदी का प्रवाह है, मान लो ये कोई एक नदी जलधारा प्रवाहित हो रही है। नदियों के जल का महत्व आज हम सबको पता है कि जल के बूंद बूंद की अपनी एक अलग महत्ता है। जब जल की महत्ता है ही, तो हमने ये जल अतिरिक्त मात्रा में समुद्र में ना उड़ेला जाए, इस उद्देश्य से इसमें बना दिया बांध। बांध के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, चाहे हम इसमें ग्रेविटी डैम बना दें, चाहे मैसनरी डैम बना दें, चाहे तो बैराज बना दें, पर बना दिया मोटे मोटे तौर पर हमने बांध। ठीक है, अब हमने बांध बनाया तो ये जो पानी प्रवाहित होकर समुद्र में जा रहा था वो रुक गया। ये जो जल प्रवाहित होकर कहाँ जा रहा था, सागर में जा रहा था, वो रुक गया। ये जल रुका तो इसी बेसिन क्षेत्र में या नदी जलमार्ग क्षेत्र में ही एकत्रित होने लगा। अब जल का एकत्रण हुआ तो यहाँ बन गया दोस्तों एक बड़ा सा जलाशय बन गया। ये लो दोस्तों, बन गया जलाशय, जिसको आप कहते हैं रिजर्वायर। ये बन गया दोस्तों आपका जलाशय, रिजर्वायर बन गया, बड़ा सा रिजर्वायर बन गया। ठीक है, अब आगे समझो दोस्तों। बड़ा सरल सा जवाब होगा कि पहले तो यहाँ पर जलमार्ग में जो जल प्रवाहित हो रहा था उस केवल पानी का भार था। दोस्तों, एक बोतल खाली कर लो और बोतल में पानी भर लो तो आपको बोतल का भार में अंतर पता चलने लगता है। ग्लास खाली कर लो, ग्लास में पानी भर लो तो ग्लास के भार में अंतर पता चलने लगता है। तो जब इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पर जल इकट्ठा होगा तो जल्दी से बताओ यहाँ पर जल भार बढ़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे पक्का पक्का बढ़ेगा। तो यहाँ पर याद रखना कि जो वाटर वेट है, जल भार है, वो बढ़ जाता है। जल भार या जल दाब बढ़ जाता है। भार के कारण जल क्या करेगा? निचली चट्टानों में या जो जलमार्ग था उसमें दाब आरोपित करेगा या भार आरोपित करेगा। किसी भी चट्टान का एक विशिष्ट गुण है या किसी भी ठोस पदार्थ का गुण है कि वो अपने रूप को बदले जाने का विरोध करता है, और इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण। उसके कारण वो धीरे धीरे पहले झुकता है। तो जैसे जैसे जल का भार बढ़ता है, ध्यान से सुनेंगे, बार बार नहीं समझाऊंगा, जैसे जैसे जल का भार बढ़ता है तो बढ़े हुए जल भार के कारण इसकी चट्टानें क्रमशः नीचे की ओर झुकती जाती हैं। इसकी चट्टानें क्रमशः नीचे की ओर झुकती जाती हैं। ये झुकी चट्टानें, पहले मान लो कि चट्टान झुकी इतना, फिर बाद में चट्टान झुकी इतना, फिर बाद में चट्टान झुककर इतना पहुंची। मतलब चट्टानों में निरंतर झुकाव होता जाता है। चट्टानें झुक रही हैं। लेकिन यार झुकने की भी तो एक सीमा है, मानव जीवन पर भी लागू होता है। इस पक्ष को ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को उतना ही झुकाओ जितना वो बेचारा झुक सके, क्योंकि झुकने की भी एक निश्चित सीमा होती है। उसको कहते हैं झुकाव की जो प्रक्रिया होती है, झुकाव की प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता।
यहाँ पर आधाता नहीं होता बेसिकली, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता के कारण चट्टान झुकी है। और मैंने क्या कहा, प्रत्यास्थता की एक अधिकतम सीमा होती है। प्रत्यास्थता के गुण की क्या होती है, एक अधिकतम सीमा होती है, उस सीमा से ज्यादा प्रत्यास्थता बर्दाश्त नहीं होगी। झुकती गई बेचारी, झुकती गई और झुकने के बाद टूट गई, और टूटेगी, ध्यान से टूटेगी तो दोस्तों ये ऊपर तो नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर तो भार है, ये टूटकर पीछे लौटती है। पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं पुनः चले जाना। पुनः चले जाना को कहेंगे पुनश्चलन। क्या कहते हैं, पुनश्चलन। जब पीछे लौटती है तो सरलता से तो नहीं लौटेगी, आपने इस पर दाब लगाया हुआ था, और जब टूट कर पीछे लौटेगी ना तो ये हलचल पैदा कर देगी, भूकंप पैदा कर देगी। तो इसे ही कहते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन भूकंप। मतलब जब ये पीछे लौट रही होगी तो चट्टानों में कंपन आ जाएगा और वही कंपन भूकंप पैदा करेगा, इसे कहते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन भूकंप। दोस्तों बड़े बांध बनाए जाने का विरोध इसलिए भी बहुत हद तक किया जाता है। भारत के जो भी पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उसमें से बहुत सारे पर्यावरणविद हैं जो कि बड़े बांधों को बनाए जाने का, प्रत्यास्थता बताया तो बेटा सुप्रिया, प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी पदार्थ द्वारा अपने आप को बदले जाने का विरोध का गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। जैसे मान लो एक चट्टान को दबाया तो बेचारी दब तो रही, पर बोलती मुझे इतना मत दबाओ कि मैं बर्बाद हो जाऊं, है ना, तो प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। तो प्रत्यास्थता की वजह से झुकाव तो हुआ, पर झुकाव की एक सीमा, लिमिट के बाद चट्टान टूटी और टूटकर फिर से पीछे लौटी, और पीछे लौटने के क्रम में उसने चट्टानों में कंपन पैदा कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। वर्ष 2004 में दोस्तों जबलपुर, मध्य प्रदेश में है एक नगर जबलपुर, जबलपुर के समीप एक बांध बनाया गया, बरगी बांध। बरगी बांध का नाम इस समय पर अवंती बाई सागर बांध कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है, अवंती बाई सागर बांध। अवंती बाई सागर बांध बनाए जाने के उपरांत जबलपुर के समीप 2004 के आसपास एक विनाशक भूकंप आया था। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश का यह तमाम भाग बेसिकली प्रायद्वीप क्रेटॉन का भाग है, तो यहां पर किसी भी प्रकार के भूकंप की संभावना नहीं है, या आएगा भी तो इतना मंद तीव्रता का भूकंप होगा कि कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन ये 2004 के आसपास जो भूकंप आया बेटा, उससे बहुत क्षति हो गई, नुकसान हो गया। वो नुकसान हुआ क्या, जब इसके कारणों की पड़ताल की गई तो पता चला कि बरगी बांध द्वारा ये जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन की प्रक्रिया चट्टानों में हुई है, इसके कारण से यहां पर भूकंप आया है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल भी है इसका, तो मैंने इसीलिए कहा कि इसीलिए पर्यावरणविद इसे बड़ा बनाया जाए, इसका विरोध करते हैं। समझ में आ गया, चित्र भी बना लिया दोस्तों आपने, तो अब लिखा देता हूं, ठीक है ना, लिखो सभी के सभी। लिखें, नदी जलमार्गों में निर्मित बांधों, नदी जलमार्गों में निर्मित बांधों से बने जलाशय जलमार्ग की चट्टानों पर जलभार या जलदाब आरोपित करते हैं। जलमार्ग की चट्टानों पर जलभार या जलदाब आरोपित करते हैं। पूर्ण विराम। लिखें, जल भार के प्रभाव से चट्टानें प्रत्यास्थता के गुण के कारण सर्वप्रथम तो झुकती हैं, झुकाव को प्राप्त करते हैं, कुछ भी झुकती हैं, लेकिन प्रत्यास्थता की अधिकतम सीमा के उपरांत टूटकर पुनः पीछे लौटती हैं, पुनः पीछे लौटती हैं। पूर्ण विराम। लिखो, परिणाम स्वरूप पुनः पीछे लौटती हैं। परिणाम स्वरूप चट्टानों में हलचल या कंपन भूकंप को जन्म देता है। हलचल या कंपन भूकंप को जन्म देता है, जिसे प्रत्यास्थ पुनश्चलन भूकंप या बांध प्रेरित भूकंप कहा जाता है। जैसे बरगी या अवंती बाई सागर बांध परियोजना के प्रभाव से, नर्मदा नदी में है, बरगी या अवंती बाई सागर बांध परियोजना के प्रभाव से वर्ष 2004 में जबलपुर के समीप
वर्ष 2004 में जबलपुर के समीप भूकंप आया था। भूकंप आया था, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना। तो आपने ये देखा। अब देखो यहाँ पर आप पीछे लौट के आओ। हमने बताया इतने प्रकार के भूकंप और ये सारे के सारे भूकंप क्लियर। अब कुछ बच्चों को कहते हैं कि भूस्खलन ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं है, जब भूस्खलन नहीं पता तो हम आपको पढ़ाएंगे बेसिकली कहाँ पर, जवाब दे देते हैं अभी पर। जब आपदा एवं आपदा प्रबंधन की क्लास चलेगी तब पर। सरल बात अगर समझना है तो मान लो पर्वतीय भूद्रव्यमान है और यहाँ पर घाटी है। अब गुरुत्वीय बल के प्रभाव से जब ऊपरी चट्टानें, यहाँ की जो भी चट्टानें हैं, मलबा आदि है, गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से ये खिसक कर जब अचानक नीचे आ जाए, यहाँ आकर धम या धड़ाम से नीचे गिरे, तो इस क्रियाविधि को ही कहते हैं भूस्खलन। इसको भूस्खलन। बाकी ये बड़ा टॉपिक है और आपके डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आएगा दोस्तों। ठीक है, ये पर्वतीय भूद्रव्यमान है। ठीक, ऐसा ये भूस्खलन है। तो ये कारण आपने लिखा। अब कारण के बाद दोस्तों अब आप आएंगे परिणाम में। अब भूकंप के परिणाम लिखेंगे। परिणाम में एक प्रकार का परिणाम तो आप सब जानते हैं, पर पहले दूसरे का सकारात्मक परिणाम की पहले चर्चा करते हैं। सकारात्मक परिणाम क्या है, तो दूसरे नंबर पर नकारात्मक की फिर बात करेंगे। तो नकारात्मक परिणाम तो भूकंप का क्या है आप सब जानते हैं, सकारात्मक की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर बेसिकली दोस्तों नकारात्मक की बात करेंगे, फिर नकारात्मक की बात करेंगे। सकारात्मक परिणाम में सबसे पहला है कि भूकंपीय क्रिया अपक्षय की दर को बढ़ा देती है। लिखते जाएंगे, अपक्षय दर को बढ़ा देती है, मतलब चट्टानों का टूटना फूटना बढ़ जाता है, जिससे मृदा निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, सबसे पहला गुण तो यह है। दूसरे नंबर पर भूखंडों का वलन एवं भ्रंशन आदि से नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नई नई स्थलाकृतियां बनती हैं, नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, नए नए लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर गहराई में दबे हुए बहुमूल्य खनिज, गहराई में दबे हुए बहुमूल्य खनिज भूपटल के वलन के क्रम में धरातल के समीप आ जाते हैं। धरातल के समीप आ जाते हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। लिखेंगे कई स्थानों पर हॉट स्प्रिंग एवं गीजर जैसी स्थलाकृतियां निर्मित हो जाती हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जल का झरना, और गीजर का मतलब होता है गर्म जल का फव्वारा आदि निर्मित हो जाते हैं। एक और, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप से क्या लिखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत भूकंपीय तरंगे ही है। ये तरंगों की बात आ गई। ठीक है, ये कुछ सकारात्मक पक्ष है, ऐसा नहीं कि इतने ही बस लिखिए, आपको और कुछ लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर नकारात्मक की बात अगर हम करेंगे तो नकारात्मक में आप सभी जानेंगे कि चूंकि अचानक परिवर्तन है तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब मानव जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति। सबसे पहला तो मानव जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति, यही तो आप जानते हो। दूसरी बात होती है भूकंप की दशा में और क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, माउंटेन रीजन में यह घटना भूस्खलन पैदा कर देगी। तीसरे नंबर पर बांधों के टूटने से बाढ़। चौथी घटना, घरों में आग लग जाती है, बिजली के सामान से, गैस सिलेंडर से घरों में आग लग जाती है। सागर क्षेत्र में सुनामी आ जाती है, सागर में सुनामी आ जाती है, यहां पर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में भवन आधारभूत संरचनाएं आदि ध्वस्त हो जाते हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे दोस्तों, नष्ट हो जाएंगे, आदि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
ये तमाम स्थितियां पैदा होंगी, ये तमाम स्थितियां भूकंप से पैदा होंगी। तो इधर सकारात्मक है, इधर नकारात्मक है। हम बेसिकली नकारात्मक को ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे आपदा कहते हैं। तो लाइक पैराचेंज करते हुए लिखेंगे, चूंकि भूकंप की दशा में, चूंकि भूकंप की दशा में अचानक, भूकंप की दशा में अचानक अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, इसलिए इसे आकस्मिक प्राकृतिक आपदा वर्ग में रखा गया है, इसलिए इसे आकस्मिक प्राकृतिक आपदा वर्ग में रखा गया है, आकस्मिक प्राकृतिक आपदा वर्ग में रखा गया है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो लास्ट बात आती है भूकंप छाया क्षेत्र, अर्थक्वेक शैडो जोन। भूकंप छाया क्षेत्र, कुछ नहीं, इसमें केवल एक चित्र है और कुछ ऐसा खास नहीं है। मान लो कि ये है हमारी पृथ्वी का क्षेत्र, पृथ्वी का क्षेत्र, यहाँ कहीं केंद्र है, यहाँ कहीं केंद्र है, यहाँ कहीं केंद्र है। केंद्र के चारों ओर ये है कोर। आंतरिक कोर जानते हैं कि ठोस अवस्था में है, और बाह्य कोर तरल अवस्था में। ऊपर क्रस्ट मेंटल कोर ऐसा था। माना कि यहां कहीं पर फोकस है, फोकस एफ, फोकस। अब फोकस से निकली तरंगे एक तरफ तो निकलती है, पी तरंग चारों ओर फैलेगी। एक तरंग ये पी निकल रही है, इधर से टच की और यहां पहुंच गई। एक यहां से निकली, इसे टच की और यहां पहुंच गई। ये बेसिकली अगर यहाँ इसका एंगल देखा जाए तो ये लगभग 103 डिग्री का प्राप्त होता है। तो इधर की ओर भी अगर एंगल देखेंगे तो लगभग ये 103 डिग्री का प्राप्त। पहले पी तरंग के बारे में, पी वेव है, ध्यान रखना, पहले पी वेव के बारे में बात करते हैं। तो सतह से तो निकली तो ऐसे चली गई, यहाँ हर जगह पी वेव प्राप्त होगी, हर जगह प्राप्त होगी, हर जगह। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जैसे ही इसमें इंटर की, इंटर करने के साथ ही घनत्व तो बदला, तो घनत्व बदले तो केंद्रीय झुकाव बदला, केंद्रीय झुकाव के साथ यहाँ आई और फिर यहाँ आके इधर चली गई। इधर की भी वेव इधर आई तो फिर इसका केंद्रीय झुकाव बदला, यहाँ आई और यहाँ चली गई। और इसका जो एंगल प्राप्त होता है लगभग 143 डिग्री प्राप्त होता है। इधर का भी और इधर वाली का भी 143 डिग्री या 45 डिग्री प्राप्त होता है एंगुलर डिस्टेंस। बाकी ये पी तरंग यहाँ जरूर प्राप्त होगी, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं प्राप्त होगी, यहाँ प्राप्त होगी। पर ये 103 से लेकर 143 के बीच में, 103 से लेकर 143 के बीच में पी वेव नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट है। यहां पर भी पी वेव एब्सेंट, पी वेव है ही नहीं, यहां पी वेव एब्सेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रकाशीय तरंगों के भांति इनमें गति एवं दिशा परिवर्तन होता है। ठीक है, गति एवं दिशा परिवर्तन होता है। चित्र बना के समझाया था। अब आगे देखो यहाँ पे। अब माना कि यहाँ आई, इसके अलावा एक दूसरी तरंग चल रही है जिसको आप कहते हैं एस तरंग। एस तरंग इस तरह यहाँ चलती तो है, पर वो जैसे ही बेसिकली यहाँ भी चल रही है, जैसे यहाँ चलती हुई वो यहाँ तक पहुंचती है, इधर भी चलती हुई है यहाँ तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह इसमें इंटर करती है वो गायब हो जाती है, इसमें इंटर करती है गायब। क्यों? क्योंकि इस तरंग के बारे में अब बच्चे ने कहने लगा सर ये तो समझाया था आपने, ये तो बताया था आपने। मैं बोल तो रहा था कि सब बता चुका हूं भूकंप छाया क्षेत्र, पर आपको समझने नहीं था, बोलते थे था ही नहीं सर। ठीक है, इसका मतलब है कि एस तरंग इसके बीच चूंकि आउटर कोर तरल अवस्था में है, तो 103 से लेकर इधर 103 तक एस तरंग नहीं होगी, यहां पर एस वेव एब्सेंट है। तो उत्पत्ति केंद्र मतलब फोकस के ठीक विपरीत, मतलब दूसरी ओर 103 से 103 डिग्री के बीच में एस तरंग नहीं होगी, और 103 से 143 डिग्री के बीच में ना तो एस तरंग होगी ना तो पी तरंग होगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है जहां ना तो एस तरंग है ना पी तरंग है, ये कंप्लीट अर्थक्वेक शैडो जोन कहलाता है। जहां ना एस है ना पी है, मतलब कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं है यहां पर, कोई भी। मतलब ध्यान से दोनों ओर अगर देखेंगे, दोनों ओर देखेंगे तो 103 से 143 डिग्री के बीच, 105 से 145 भी लिख सकते हैं, या दूसरा भी लिख सकते हैं 105 से 145 डिग्री के बीच एस एंड पी वेव, एस एंड पी वेव एब्सेंट है, एब्सेंट है। इसी को ही बोलते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन, यही बोला जाता है शैडो जोन। यह चीज एब्सेंट की स्थिति क्या बोली जाती है? शैडो जोन बोली जाती है। अगर आपसे बोला जाए कि एस का शैडो जोन क्या है, तो एस वेव शैडो जोन कोई आपसे पूछे ये क्या है शैडो जोन, तो आप बताएंगे 103 से 103 डिग्री के बीच फोकस के विपरीत दोनों ओर। सुनामी किसे कहते हैं जिसे कहते हैं आपदा में पढ़ना मनोज कुमार, सुनामी वगैरह। ठीक है, इस संदर्भ में अर्थक्वेक शैडो जोन का उपयोग किया जाता है। तो ये है दोस्तों अर्थक्वेक शैडो जोन। ये जो बोर्ड में लिखा है सब कुछ उतार लो बढ़िया से। आशीष कुमार देखते चलो बेटा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह।
भूकंप का वितरण भी पढ़ना, पर ज्वालामुखी के साथ पढ़ाते हैं बेटा। भूकंप का वितरण एवं ज्वालामुखियों का वितरण लगभग सेम क्षेत्र है, तो ज्वालामुखी के साथ ही वितरण दिखाते हैं। गलती हो गई यहाँ लिखने की, तो काट दो इसे। कभी गलती हो जाए तो सुधार देना, ये मत समझ लेना कि लिखना नहीं आता। बच्चे तो बोल भी देते सर आपको तो लिखना भी नहीं होता था। 1043 नहीं 143, बोलने की गलती लिखने की गलती हो जाए उसे सुधार देना है, ठीक है। तो भूकंप का वितरण हम लोग ज्वालामुखी के साथ पढ़ते हैं, अलग से नहीं, चित्र बना के मैप बनाकर पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आपका